केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर बड़े बदलाव किए हैं। इन सभी नियुक्तियों को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि ये फेरबदल प्रशासन को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इस बार एक साथ कई जगह पर बदलाव किए गए हैं, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी काफी चर्चा हो रही है। इन बदलावों में दिल्ली, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, नागालैंड, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हर पद की अपनी अहम जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल और उपराज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनका काम राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना, प्रशासन पर नजर रखना और कानून व्यवस्था व विकास से जुड़े मामलों में तालमेल बनाए रखना होता है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। वे पहले दिल्ली में उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे और कई साल से इस पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब राष्ट्रपति ने उनकी नई नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वे लद्दाख में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ उपराज्यपाल का पद काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बनाकर काम करना पड़ता है। अब विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख भेजा गया है। लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख पहाड़ों वाला इलाका है, जहाँ ठंडा मौसम, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और सीमा सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दे होते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में काम करने का उनका अनुभव लद्दाख जैसे चुनौतीपूर्ण इलाके में भी काफी काम आएगा। विनय कुमार सक्सेना के लद्दाख जाने के बाद अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू बनाए गए हैं। तरनजीत सिंह संधू भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और एक बहुत अनुभवी राजनयिक माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। उच्चायुक्त का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में भारत का सबसे बड़ा राजनयिक प्रतिनिधि। इसके अलावा तरनजीत सिंह संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत भी रह चुके हैं। अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, इसीलिए वहां भारत का राजदूत होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। अब वे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में काम करेंगे। दिल्ली में राजनीति, प्रशासन और विकास से जुड़े कई बड़े मुद्दे होते हैं। माना जा रहा है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और प्रशासनिक समझ दिल्ली जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। राष्ट्रपति ने उनकी इस नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। अगला बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने राज्यपाल के रूप में काफी समय दिया। अब उनकी जगह RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। RN रवि पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे। उन्होंने तमिलनाडु में भी अच्छा काम किया। पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है। यहाँ कोलकाता जैसे बड़े शहर हैं, औद्योगिक विकास है और राजनीति भी बहुत सक्रिय है। RN रवि का अनुभव अब पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाने में मदद करेगा। इस फेरबदल में तेलंगाना में भी बड़ा बदलाव हुआ है। शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाके हैं और पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। अब वे तेलंगाना जाएंगे। तेलंगाना में हैदराबाद जैसा बड़ा शहर है। IT, उद्योग, कृषि और औद्योगिक विकास यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। शिव प्रताप शुक्ल का अनुभव इन क्षेत्रों में काम आएगा। तेलंगाना के पुराने राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। जिष्णुदेव वर्मा पहले तेलंगाना में थे और अब वे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई जैसे आर्थिक केंद्र हैं। यहाँ उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री और बंदरगाह बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में पहले भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से महाराष्ट्र में कोई स्थायी राज्यपाल नहीं था। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अतिरिक्त प्रभार का मतलब होता है कि वे दोनों राज्यों का काम देख रहे थे। अब जिष्णुदेव वर्मा स्थायी रूप से महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए हैं। इससे महाराष्ट्र में स्थिरता आएगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अब सिर्फ गुजरात पर फोकस कर सकेंगे। गुजरात में भी उद्योग और बंदरगाह बहुत बड़े हैं। अब बिहार और नागालैंड की बात करें तो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है।
नंदकिशोर यादव बिहार में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सदन को अच्छे से संभाला। नागालैंड पूर्वोत्तर का राज्य है, वहाँ पहाड़, जनजातीय संस्कृति और शांति स्थापना जैसे मुद्दे हैं। नंदकिशोर यादव का अनुभव वहाँ मदद करेगा। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई। वे आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे। आरिफ मोहम्मद खान पहले बिहार के राज्यपाल थे। बिहार में शिक्षा, कृषि और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हैं। सैयद अता हसनैन का सैन्य अनुभव राज्य में शांति और विकास में उपयोगी होगा। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केरल में वे पहले से राज्यपाल हैं। अब वे तमिलनाडु का भी काम देखेंगे। तमिलनाडु में चेन्नई जैसा बड़ा शहर है, वहाँ IT, ऑटोमोबाइल उद्योग और तमिल संस्कृति महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब है कि वे दोनों राज्यों का काम संभालेंगे जब तक स्थायी नियुक्ति न हो। इससे प्रशासन में कोई रुकावट नहीं आएगी। अंत में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। कविंदर गुप्ता पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे। लद्दाख में उन्होंने सीमा क्षेत्र के काम किए। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, सेब की खेती और पहाड़ी विकास मुख्य मुद्दे हैं। कविंदर गुप्ता का अनुभव यहाँ अच्छा काम करेगा। ये सारी नियुक्तियां बहुत सोच समझकर की गई हैं। हर अधिकारी का अपना अनुभव है। कुछ राजनयिक हैं, कुछ सैन्य अधिकारी हैं, कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिरता बनी रहे। राज्यपाल और उपराज्यपाल राज्य सरकार को सलाह देते हैं, विधेयक पास करते हैं और केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इन बदलावों से प्रशासन ज्यादा मजबूत होगा और सक्रिय होगा। हर नियुक्ति अलग अलग तरीके से प्रभावी होगी। जब नया अधिकारी पद संभाल लेगा तभी वो काम शुरू करेगा। इससे कोई अचानक रुकावट नहीं आएगी। उदाहरण के लिए विनय कुमार सक्सेना लद्दाख पहुंचकर कार्यभार संभालेंगे, तभी उनकी जिम्मेदारी शुरू होगी। इसी तरह बाकी सभी पदों पर भी ये प्रक्रिया संविधान के अनुसार होती है। राष्ट्रपति अंतिम मंजूरी देते हैं। दिल्ली में नया उपराज्यपाल आने से वहां की योजनाएं तेज होंगी। लद्दाख में सुरक्षा और विकास पर फोकस बनेगा। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में स्थिरता आएगी। पूर्वोत्तर के नागालैंड में शांति की कोशिशें मजबूत होंगी। बिहार में शिक्षा और रोजगार पर ध्यान जाएगा। कुल मिलाकर ये बदलाव देश के प्रशासनिक ढांचे को नई ऊर्जा देगा। खैर, केंद्र सरकार के इन बदलावों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।